राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून अनिक जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। ट्रेड पिक करना हो उस हिसाब से हम सारेगामा के साथ जाना चाहेंगे। 688 रुपए के हाई लगा के पिछले 2-3 महीनों में ये टूट के 500 के आसपास आ गया। आज थोड़ी बढ़त दिख रही है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो बहुत स्ट्रांग है। करीब करीब 1000 करोड़ का इनका केपेक्स आने वाले 3 सालों में प्लान्ड है, जिसमें 300 करोड़ रुपया ये इस साल में ही करने वाले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस एक्स कैरावन दी हुई है वो 25 से 30% की दी हुई है। और जो लास्ट 2-3 तिमाहियों में थोड़ी सॉफ्टनेस देखे गए, वो म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस में थोड़ी सॉफ्टनेस थी, उस कारण से आई थी। लेकिन आगे जाते हुए हमें लगता है जिस तरह की कंटेंट एक्विजिशन की ये बात कर रहे हैं और जिस तरह की लाइब्रेरी इनकी ऑलरेडी है, यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त दे सकते हैं। मध्यम अवधि में 680 के टारगेट होने चाहिए, बट लंबी अवधि में उससे भी बड़े टारगेट हो सकते हैं। बट फिलहाल आप 680 के टारगेट के साथ यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। राजेश जी इस वक्त सारेगामा में बिजी हैं 543 पे, लेकिन हाँ इसमें कोई तरह नहीं कि बेहतरीन अव्वल दर्जे का स्टॉक है ये इस दौर पे और डी हाई पे करीब ट्रेड करता है। अच्छा राजेश जी, अभी कुछ देर पहले जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एफएमसीजी में आज मूव आ रहे हैं। ब्रिटानिया को देखिए, डाबर को देखिए, टाटा कंज्यूमर को देखिए। एक बहुत ही ख़राब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे उसके बाद अब अर्निंग से पहले जब क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू होंगे, क्योंकि लास्ट अपडेट के बाद ये प्राइस डैमेज शुरू हुआ था। आपकी रीडिंग जो प्राइस डैमेज हुआ उसके अगेंस्ट जो इस बार की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है उसको देखते हुए क्या कहती है? क्या पिक करना चाहिए इस वक्त एफएमसीजी में? कुछ पॉकेट्स में थोड़ा बहुत पैसा डालना चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, ऐसा है कि जो प्राइस डैमेज हुआ दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद, फिर वो मैनेजमेंट की गाइडेंस कह लीजिए, नंबर्स देख लीजिए, वो दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत सबसे बड़ी आई एक तो मार्जिन प्रोफाइल में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़े हुए थे और सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे। और दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत जो इस पूरे सेक्टर को है वो है वॉल्यूम ग्रोथ की। वॉल्यूम ग्रोथ एकदम नगण्य है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत नीचे की तरफ है और ये मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर में भी कोई बहुत ज्यादा उछाल के साथ आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ में अभी भी दिक्कत है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक आध क्वार्टर और रहे। लेकिन जैसे-जैसे वैल्यूएशन में जो कट ऊपर से देखा गया, उसके बाद थोड़ी-सी वैल्यूएशन कम्फर्ट हो गई है। तो एक बात तो तय है कि एफएमसीजी कंपनियाँ के जो प्रोडक्ट हैं या जो उत्पाद हैं, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत है, वो बिक्री होते रहेंगे, बट वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही खराब है। इस वजह से हम इसमें थोड़े से सेलेक्टिव रह सकते हैं। अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पहली पसंद तो मेरी हमेशा से आईटी से ही रही है और अभी भी आईटी से ही रहेगी। और उसके बाद अगर देखना हो तो मुझे लगता है इमामी या मैरिको पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कंपनियां ऐसी हैं, आईटीसी, इमामी और मैरिको, जो न केवल अर्बन में बल्कि रूरल में भी इनकी अच्छी पहुंच बनी हुई है। तो इस वजह से मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर में जो दिक्कतें हैं, उसके बाद वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी-थोड़ी सुधरनी चालू हो जाएगी और इन वैल्यूएशन पे थोड़ा-सा कंफर्ट तो बिल्कुल आता है। ओके, चलिए एवेन्यू सुपरमार्ट, क्या ये टर्निंग पॉइंट की तरह निकल कर आएगा आज यहाँ पर, या फिर थोड़ा मार्केट ने ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड होकर आज थोड़ा ओवर रिएक्शन दे दिया? देखिए, मुझे लगता है कि ओवर रिएक्शन है, क्योंकि जो दूसरी तिमाही के नतीजे थे वो उतने कोई खास आए नहीं थे। रेवेन्यू के बढ़त के बाद भी अगर आप देखें तो बॉटम लाइन में करीब-करीब 12% की ड्रॉप आई थी। वहीं सामने में अभी तीसरी तिमाही के जो अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से Q3 में 17% के आसपास की रेवेन्यू जंप देखी गई है, 10 स्टोर जोड़े हैं और इस वक़्त अगर कहा जाए तो 387 स्टोर इनके खड़े हैं। लेकिन फिर वही बात रह जाती है कि वॉल्यूम ग्रोथ की जो एफएमसीजी वाले सेक्टर से है, वहाँ दिक्कत अभी भी बनी हुई है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन अगर आप देखो तो बावजूद इसके कि बहुत बेहतर कामकाज कर रही है, या इवन पूरे सेक्टर में अगर देखो तो एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है पहले भी, लेकिन वैल्यूएशन मुझे लगता है कि बहुत हाई है। इससे बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे रिटेल ट्रेड के कई स्टॉक्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिए जाए तो हालिया की लिस्टिंग विशाल मेगा मार्ट को ले लीजिए या स्पेंसर को ले लीजिए, जो अगेन संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। वहां भी वो लोग बहुत रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ एक अदर चॉइसेस हैं अभी सेक्टर में जहां ध्यान दिया जा सकता ओके, स्पेंसर रिटेल्स, वी मार्ट, साथ ही साथ वेन्यू सुपरमार्ट,
आज एक स्ट्रॉन्ग मूव लेते हुए। टॉप गेनर्स में से एक राजेश जी, IGL खरीदेंगे क्या? नजरिया तो बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र के इलेक्शन जब ड्यू थे उस टाइम पे APM के कट आई थी 2 बार, और उस वजह से जोरदार गिरावट देखी गई थी सारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। और हमारा मानना ये था कि एक बार इलेक्शन वगैरह हो जाए तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ये प्राइस हाइक्स करेंगे। क्योंकि जो 2 कट आए थे उसके हिसाब से 16% के आसपास की इनकी बॉटम लाइन में ड्रॉप हो सकती थी। एक आध क्वार्टर दिक्कत में आ सकता है, नो डाउट ऑन दैट, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपने दाम भी बढ़ाएंगे गैस के, दूसरे गैस की सप्लाई भी बढ़ेगी, तो ये जो हालिया दिक्कत थी APM कट की वो दूर होती हुई नजर आएगी, और वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। इस पूरे पैक में अगर कोई खरीदारी करनी हो तो मुझे लगता है गुजरात गैस पे ध्यान देना चाहिए और एक IGL पे ध्यान देना चाहिए। गुजरात गैस को खास करके इसलिए कि उसके इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ज्यादा हैं और वहां से उनके मार्जिन्स प्रोफाइल थोड़ी सी बेहतर रहती है। तो ये 2 कंपनियां हमारे रडार पे। ठीक है, IGL और गुजरात गैस ये 2 कंपनी फिलहाल रडार पे रखने की सलाह है राजेश अग्रवाल जी की तरफ सी है ITC, लेकिन ताज है ये तो, है ना? बिल्कुल। मतलब ताज का कोई मुकाबला नहीं है। आई थिंक वीरू, आप भी एग्री करेंगे इस बात से? हाँ, नहीं, लग्जरी में तो खैर ताज का मुकाबला नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा जाते हैं ना सस्ते में, तो ठीक है ITC। मेरा लास्ट ITC भी सस्ता नहीं है किसी एंगल से। ITC भी किसी एंगल से सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ, ताज है। राजेश जी, आप क्या प्रेफर करते हैं, ITC या ताज? दोनों अपनी जगह सही है। ITC भी आई डोंट से कि ताज से बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे है। खास करके कलकत्ता की जो प्रॉपर्टीज रॉयल बंगाल और सोनार खोली हुई है, मुझे किसी हालत में वो ताज से कम नजर नहीं आती है। बट एज स्टॉक लिया जाए तो प्रिफर मेरी हमेशा से ITC रही है। करीब करीब 150 रुपए के लेवल से मैंने लगातार रिकमेंड किया है, और अब ये जब डीमर्ज हो रहा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 140 होटल्स ITC के हैं, 90 डेस्टिनेशन में, 13,000 के ऊपर रूम है, 6 ब्रांड्स हैं, और अब ये नए लोकेशंस पे, नए डेस्टिनेशंस पे और भी होटल खोलेंगे, और अब जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी मुझे लगता है एक शानदार प्ले होगा। हालांकि इंडियन होटल्स में भी मैंने कई बार रिकमेंडेशन दी और वहां से बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है, बट इस वक्त मैं समझता हूँ कि ITC और इंडियन होटल्स दोनों में खरीदारी की जा सकती है। और खास करके ITC होटल्स जब लिस्ट होता है और अगर उस टाइम पे वैल्यूएशन जैसे होते हैं उसे देखते हुए वहाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए, अगर ठीक ठाक दाम में मिलते हैं तो। बिल्कुल। खैर देखिए, बिल्कुल जो राजेश जी ने बात कही, कोलकाता वाले ITC में मैं गया हुआ हूँ और काफ़ी शानदार होटल है वो। खैर कोलकाता में जाके अलग ही मज़ा आता है। वैसे कोलकाता, वीरू कोलकाता गए हैं आप? मैं नहीं गया। अरे वीरू सच बताऊँ ना, एक सिटी ऑफ जॉय। मैं आप कोलकाता बागडोगरा गया हूँ, ज़रूर जाइए। हाँ, मैं जाऊँगा। कोलकाता ज़रूर जाइए वीरू। पता है, वो शाम को वहाँ पर आप वॉक करिए उनकी रोड्स पर, एक अलग एक्सपीरियंस है। वो स्ट्रीट फूड, आई थिंक हम मुंबई और दिल्ली वाले लड़ते रहते हैं कि किसका स्ट्रीट फूड बेटर है। कोलकाता वाले कहेंगे एक बार हमारी सिटी में आकर देखिए, पता चल जाएगा आपको कि किसका बेटर है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए, हाँ वीरू सर, मेरा आपसे भी एक सवाल है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रही थी कि वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी बहुत छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन वीरू सर, वैसे आप होटल्स की बात कर रहे थे, आप बहुत ट्रैवल में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या एक लग्जरी होटल बुक करते हैं या फिर वो फुल जो जेंजी एयरबीएनबी कैंपिंग एंड ऑल करते हैं? नहीं, एयरबीएनबी तो नहीं, कम से कम वो तो नहीं। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार की यात्रा हो श्रेया, होटल अच्छा होना चाहिए। होटल प्रॉपर्टी ठीक नहीं हुई ना तो फिर जाना ही बेकार है। रही बात वो है कि अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हो तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप परिवार के साथ जा रहे हो तो होटल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड, भारत में होटल्स का भले ही टैरिफ बड़ा हो लेकिन स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इसमें कोई राजेश जी कुछ कह रहे थे, लेकिन जब हम बात कर रहे थे स्ट्रीट फूड की। नहीं, आपने सही कहा कि दिल्ली और बॉम्बे में आप लोग स्ट्रीट फूड के लिए जो लड़ाई करते हो, और कभी कलकत्ता आकर के देखिए लड़ाई करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको दोनों को लगेगा कि कलकत्ता इज द बेस्ट। अरे मैं एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, अनुज और मैं बात कर रहे थे, सुनिए तो
अनुज और मैं बात कर रहे थे गोलगप्पे को लेकर, बात हो रही थी अनुज और मेरी दिल्ली और मुंबई की गोलगप्पों को लेकर, और पुचका शिवांगी कहते हैं जी ने वहाँ पे, तुरंत हाँ। ट्वीट कर दिया, शिवांगी जी ने ट्वीट कर दिया, अरे जनाब क्या मुंबई दिल्ली की बात कर रहे हो आप, कलकत्ता का पुचका खाइए। तो हाँ, पर ये बात सही है कि मैं ट्राई करूँगा पुचका। पुचका। वैसे पुचके पे याद आया, आजकल काफ़ी डिबेट चल रही है कि अगर पुचके में मीठी चटनी डाल के खाएंगे तो उस पर एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा क्या, वो पॉपकॉर्न के बाद। चलिए खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आज फ्राइडे है तो थोड़ी सी हम मूड मस्ती, मतलब इस मूड में कंज्यूमर ये होगी कविता जी के पिक। राजेश जी बताइए अब आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से लॉयड मेटल्स के साथ जाना चाहूंगा। हालांकि ये पहले भी हमने मिड कैप में 2-3 बार दिया है। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कंपनी में, माइनिंग वगैरह में बढ़त बना रहे हैं, उस चीज को देखते हम दोबारा से दे रहे हैं। अगर आप देखो तो स्टील, स्पॉन्ज और पिग में एक बड़ा खिलाड़ी है, 32,700 करोड़ के आसपास की केपेक्स प्लानिंग है इनकी। माइनिंग कैपेसिटी को 10 से 25 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, पैलेट मेकिंग में जा रहे हैं, और स्पॉन्ज में जो कैपेसिटी है उसको डबल कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 3 मेट्रिक टन का नया लगा रहे हैं, 4200 करोड़ रुपए की इन्होंने फिलहाल QIP करी है। और दूसरी तिमाही के नतीजे देखें तो बहुत शानदार आए थे, 25% की टॉप लाइन और 30% की बॉटम लाइन की ग्रोथ थी। अभी जैसे मैंने कहा कि रिसेंटली इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया माइन डेवलपमेंट ऑपरेशंस में जाने के, उससे इनके मार्जिन प्रोफाइल और टर्नओवर दोनों अच्छे बढ़त के साथ आएंगे। मुझे लगता है यहाँ ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में इतनी बढ़त के बाद भी करीब करीब 15 से 20% की बढ़त हम आने वाले 6 महीने में देख रहे हैं। ठीक है, तो लॉयड मेटल्स में एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। और मिड कैप, आपका क्या व्यू होगा नैल्को पर इतनी गिरावट? देखिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा है, ये बात तो अपनी जगह तय है, डिविडेंड वगैरह अच्छा देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल दिक्कत है। जैसे अभी आपके सहयोगी बता रहे थे कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस गिरी हैं और ये उम्मीद है कि आगे और गिरती हुई नजर आएगी, $500 तक जाती हुई। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो डिमांड, जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कम होती जा रही है, और साउथ 32 जो ऑस्ट्रेलियन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है उसने भी अपने गाइडेंस जो है वो कर्टेल कर दिए हैं, ये कहते हुए कि एल्यूमिनियम के वो प्रोडक्शन कट करेंगे। तो अब अगर एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन कट होते तो जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस नीचे जाते हुए नजर आएंगे, और जो अगेन नैल्को पे फर्क डालेंगे। तो इस वक्त थोड़ी अवॉइड की कैटेगरी में रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से ये 180-190 तक आ जाता है तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी फ्रेश खरीदारी बने। इस वक्त अवॉइड है। नाल्को इस वक्त एज ऑफ नाउ 209.44 पे अवॉइड है इस बड़े डिप के बाद। मीनवाइल, अच्छा राजेश जी, मैं बहुत देर से एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। बदले सर्कमस्टेंसेस में मैं टाइटन और एक कल्याण के बीच में एक तुलना कर रहा था सिर्फ। आप इस वक्त टाइटन पे और कल्याण पे क्या बोलते हैं? इनफैक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में टाइटन के नंबर्स में क्लियरली प्रेशर विजिबल था। अभी एक को ज्वेलरी कंपनी पे फोकस करना चाहिए या फिर टाइटन पे फोकस करें, जहां पे आपके पास दूसरे कारोबारों का भी एक्सपोजर है, फॉर इंस्टेंस वॉचेस का, आई वियर का? आपका टेक? देखिए, आपने सही कहा कि इनके बहुत सारे बिजनेस हैं और प्राय सभी बिजनेस अच्छे खासे बढ़त दिखा रहे हैं, सिवाय आई केयर बिजनेस के, जहां थोड़ी सी दिक्कत है। और ज्वेलरी बिजनेस में आउटलुक हमारा अच्छा है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छे होंगे। नॉन ज्वेलरी बिजनेस में भी कंपनी स्केल अप करने की कोशिश कर रही है, और जितने इनके रिटेल चेन्स वगैरह हैं उनको देखते हुए टाइटन पे ही दांव लगाना चाहिए, अगर पूरी ज्वेलरी स्पेस में या गोल्ड स्पेस में किसी को ध्यान देना हो। लेकिन इसमें एक एंसिलरी कंपनी कहूंगा, जो कि हालिया की लिस्टिंग है, इंडिया जेमोलॉजिकल, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, वहां पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन का बिजनेस है उसमें करीब करीब 70 से 80% मार्केट शेयर उनके पास है, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी। तो अगर ये पूरा सेक्टर ग्रो करता है तो बट ऑब्वियस है उनके बिजनेस भी अच्छे होंगे, वहां वैल्यूएशन अच्छे है। तो मैं कहूंगा टाइटन, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। मूड को अच्छा करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा फ्राइडे फ्लेवर वापस लेकर आते हैं। राजेश जी बताइए, इस वीकेंड पे क्या देखा जाए सिनेमा हॉल्स में और क्या देखा जाए OTT पर? देखिए, सिनेमा हॉल की अगर बात करेंगे तो नया कुछ है नहीं, वही पुष्पा 2, वही आपके बेबी जॉन,
बेबी जॉन के रिव्यूज बेहद खराब आए, लेकिन आपको बताऊं मैं परसों जाके आया। टिपिकल साउथ की मसाला मूवी है, जो पहले भी देखी हुई थेरी थी, उसकी रीमेक है, एटली है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फ्लेवर है कि लास्ट में सलमान खान आते हैं तो पब्लिक को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। ठीक ठाक है मैं कहूंगा। रेदर अगर कोई हॉल नहीं जाना चाहे तो ओटीटी का इंतजार कर ले, और पुष्पा तो अब सबने देख ली होगी, तो कोई खास कुछ है नहीं। सिर्फ ओटीटी पे भी अगर देखेंगे ना तो सिर्फ एक सीरीज रिलीज हो रही है, गुनाह का सीजन 2, जो कि पहला सीजन बहुत ही शानदार आया था, जहां कश्मीर महाजनी और सुरभि ज्योति ने बहुत अच्छा काम किया था। एक्सपेक्टेशन ये बनी हुई कि जिस तरह की क्राइम सस्पेंस थी, अभी भी होता हुआ नजर आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास इस वीकेंड, और कुछ खास है नहीं। एक ही ऑप्शन है और कुछ खास है नहीं करने को। और ग्लैडिएटर 2, बीरू ग्लैडिएटर देखी थी? हाँ मैंने देखी थी, पहले देखी थी। हाँ, ग्लैडिएटर देखी थी, काफ़ी शानदार कुछ फिल्म नहीं थी। है तो हाँ ऐसा था। अच्छा, मैं राजेश जी से एक बात पूछना चाहता था। राजेश जी, हाँ। ये बताइए कि वो सोनी लिव की फ्रीडम एट मिडनाइट आपको कैसी लगी? और हमने बचपन से लेकर अब तक जितनी आज़ादी पर और स्वतंत्रता सेनानियों पर मूवी देखी थी, उनसे अच्छी लगी आपको ये? देखिए, कंपैरिजन किसी के साथ अब करना बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि इतने सालों में बहुत सी पिक्चरें देखी हैं, और बहुत सी अच्छी भी हुई, बहुत सी बुरी भी हुई, सीरीज वगैरह भी आई। लेकिन हाँ, ये नो डाउट अच्छी सीरीज थी, जो थोड़ा सा डिफरेंट लीग से हटकर कुछ था। और डेफिनेटली जिसने नहीं देखी है उसे एक बार बिल्कुल देखनी चाहिए। सीरीज बहुत अच्छी बनी थी। बिल्कुल। कविता जी, आपका क्या प्लान वीकेंड? मैं ना अभी बहुत घर में पीछे बैठे चल रही हूँ, और मैंने पंचायत नहीं देखी थी, तो बेटर ने कल पंचायत लगाया, तो मैं वो सीरीज देख रही हूँ अभी। विल फिनिश दैट। आप वाकई आप बहुत पीछे चल रही हैं। आप अगर आपने पंचायत नहीं देखी तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत ही पीछे चल रहे हैं। देखी रचना जी, आप? सर आपने भी नहीं देखी? बीरू मैंने भी नहीं देखी वैसे पंचायत। अरे मतलब मैंने सुना बहुत है। हाँ, मैंने नहीं देखी, समहाउ नहीं देखी मैंने। हाँ। पंचायत देखनी चाहिए ना, देखनी चाहिए। और मस्ट वॉच। मेरे ख्याल से पंचायत और एक और चीज़, अच्छा एक और चीज़ राजेश जी, वो जो थी ना, सबसे जब कोविड के बाद कल्चर शुरू हुआ ना इसका, आई मीन ओटीटी का, सबसे पहली वो थी एक सीरीज़, क्या नाम थी वो, बंदिश बैंडिट। मैंने सबसे पहले सीरीज़ वो देखी थी। इसका जो पार्ट 2 आया है वो भी अच्छा था, तो मैं शायद बंदिश बैंडिट को हाँ बहुत मैं कहूंगा, अगर आप लोगों ने ब्रोकन न्यूज नहीं देखी है तो उसे बिल्कुल देखें। सीजन 1 और सीजन 2 बहुत शानदार है। मैंने बहुत ही बढ़िया है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। सोनाली बेंद्रे है, जगदीप अहलावत है, और बहुत बेहतरीन तरीके से बनी है। खास करके आप और हम सब जब मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया से रिलेटेड है तो और ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। पंचायत का जिक्र किया और ऐसे मतलब अपनी निराशा भी जताई कि अरे अनुस ने तो पंचायत नहीं देखी। आपने गुल्लक देखी है? उसी जॉनर में है ये। वीरू सर, हाँ गुल्लक आपके लिए। हाँ, मैंने गुल्लक सारे सब कंप्लीट कर रखा है। गुल्लक, खुल्लक, पंचायत, सब कुछ। अच्छा, आप रचना जी से पूछ रही थी। रचना जी की फेवरेट सीरीज तो रही गई इस बीच में। कौन सी? नहीं, आपसे पूछ रहे थे वीरू कि आपने देखी क्या है, कौन सी फेवरेट है आपकी? सीरीज में तो मुझे पंचायत अच्छी लगी थी। आई रिमेम्बर वीरू जी ने सजेशन दिया था, स्क्रीन पे ही दिया था, और उसके बाद ही मैंने चेक करी थी वो। तो अब अगले सीजन का इंतजार है उसका। और ये वीकेंड में प्लान है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने का और डिनर पे जाने का। रॉकी रानी की प्रेम कहानी पिछले साल आई थी सर ये कौन सी पिक्चर? रणवीर अच्छा, मैं वही सिंह और सोचूं यार। आलिया। मैं वही सोचूं यार, मैंने देखी हुई है। अच्छी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है। वन टाइम मतलब आप और कविता जी जो है ना, वो लगभग 1.5 साल पीछे चल रही हैं। लगभग समझ लीजिएगा कि 1.5 साल पीछे चल रही हैं अभी आप। पीछे ही चल रहे हैं। ठीक है, कर दें। तो आई हैव सीन मैंने आप और नहीं, मान लीजिए आप राजेश जी से सीख लीजिए। राजेश जी से सीख लीजिए। नहीं सीख पाऊंगी। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप।
क्या चलिए अभी रवि प्लेटफॉर्म्स पे अगर कोई प्रश्न है आपका ज़रूर पूछिएगा मार्केट का पंचनामा में। तब तक के लिए नमस्कार और हैव अ नाइस वीकेंड।